Welcome back, guys, to another session. Today we are going talking about ratio. ठीक है. So ratio का मतलब कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटी, दो या दो से अधिक के जो क्वांटिटी है उनके बीच कंपैरिजन होता है. यानी कि मान लो अगर एक सब्जेक्ट ए है और दूसरा सेम सब्जेक्ट के बीच का दूसरा एक वैल्यू बी है, तो उन दोनों के बीच का जो रेशियो मतलब उन दोनों के बीच का कंपैरिजन होगा दो वैल्यू के बीच में. और रेशियो को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है. ठीक है. लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि जो रेशियो जो है वो दो सेम सब्जेक्ट के बीच में होगा. यानी कि अगर मान लो एक किसी का एज तुम्हें बताया गया, तो उस एज को तुम्हें किसी दूसरे एज से ही रेशियो निकालना पड़ेगा. ओके. मतलब एज के साथ लेंथ का कभी रेशियो नहीं होगा. मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है. अगर समझ लो यहाँ पे एज दिया गया है, किसी का एज 1 समझ लो, और यहाँ पे लेंथ दिया गया है, तो इन दोनों के बीच का रेशियो नहीं होगा. एज के साथ एक और एज का ही रेशियो होगा. या फिर चलो 3 एज. ठीक है. देयर आर 3 एजेस, इनके बीच में रेशियो होगा. ओके. अब बारी आती है कैलकुलेशन की. और एक और बात, रेशियो में जब कंपैरिजन होता है तो ध्यान में रखना कि हमेशा सेम यूनिट आना चाहिए. मान लो एक है मेरे पास ₹2 और एक है मेरे पास 50 पैसा, तो इन दोनों के बीच, ये दोनों ही मनी है, तो इन दोनों के बीच रेशियो हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है. बट यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे है रुपीज में और यहाँ पे है पैसा में, तो हमें दोनों को ही एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमें पता है कि ₹2 का मतलब होता है 2 into 100 मीन्स 200 पैसा, और ये तो ऑलरेडी 50 पैसा है. अब इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो है 200:50. ठीक है. अब बारी आती है फॉर्मूला के बारे में. ठीक है. अगर A:B दिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये A/B है. ओके. अगर फ्रैक्शन है तो डिवीजन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, है ना. इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 200 और 50 है, तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिवाइजर है इन दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा. यानी कि मेरा मतलब ये है कि अगर ये 200 है बाई 50 हो जाएगा, तो कैंसिल होगा 0 0, एंड 5 से 20 कटेगा 4, तो ये हो जाएगा 4/1, यानी कि 4:1. अब इन दोनों को 50 से डिविजिबल है, समझने की कोशिश करो. 50 से डिविजिबल है, तो अगर इस 200 को मैं 50 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे आएगा 4, और इस 50 को 50 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे आएगा 1. यानी कि इन दोनों के बीच का जो जीसीडी है ना, इस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. ऐसा. एक और बात, रेशियो में जिस तरह से डिवीजन होता है उसी तरह से सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन भी होएगा. यानी कि अगर ये 4:1 है, तो इसका मतलब इसको हम दोनों तरफ अगर हम चाहे तो 2 से मल्टीपल करके यहाँ पे 8:2 भी लिख सकते हैं. इन दोनों का मतलब फिर से सेम ही आएगा. यानी कि 4:1 जो है 8:2 वही है, और 200:50 वही है, सेम ही है ना. देखो एक और बात देखो, यहाँ पे 2:16, तो इसका मतलब ये है कि ये 1:8 आएगा, और इसका मतलब ये भी है कि ये 5:40 आएगा, है ना. मतलब अगर 2:16 है तो यहाँ पे हम क्या किया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने दोनों तरफ, ओके ओके ओके, यहाँ से नहीं, यहाँ से हमने क्या किया, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया. यानी कि रेशियो में हर एक पार्ट में हम कोई भी नंबर से अगर दोनों तरफ ही मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? अब मान लो मेरे पास दो सब्जेक्ट है A:B, जिन दोनों का रेशियो दिया गया है 2:3. अब A का पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो है, समझ लो 20. A का पर्टिकुलर वैल्यू है वो है 20, तो B का वैल्यू क्या होएगा, है ना. इसका मतलब ये 20 है, ये हमें पता नहीं. ठीक है. तो हमें पता है कि रेशियो में दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है. सो हमें 2 से रेशियो, ए का रेशियो पार्ट कितना है 2 है,
तो उससे हमें पर्टिकुलर वैल्यू में लाने के लिए कितना मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, 10, है ना। तो सिमिलरली हमें इस रेशियो में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10 से। तो 3 × 10 यहाँ पे हो जाएगा 30। तो इसका जो आंसर है वो है 30। यानी कि अगर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझ लो, अगर तुम्हारे पास A:B 2:3 है एंड A का वैल्यू 20 है, तो B का वैल्यू कितना होगा? B का वैल्यू होगा B का रेशियो पार्ट डिवाइडेड बाय जिसका रेशियो पार्ट दिया गया है, यानी कि A का दिया गया है, वो हम नीचे लिख देंगे। और यहाँ पे A का पार्ट का वैल्यू दिया गया है 20, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो हो जाएगा हमारा 30। समझ में आया? और एक और कॉन्सेप्ट देख लो, समझ लो, ये हमारे पास जो रेशियो है A:B वो है 2:3, ठीक है। और A और B को मिलाकर टोटल जो है वो है 25, वो है 25। मतलब A और B दोनों को मिलाकर हमारे पास है 25। सो हमें A और B का पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगा, है ना। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि A का रेशियो पार्ट है 2 पार्ट्स एंड B का रेशियो पार्ट है 3 पार्ट्स। इसका मतलब इन दोनों में जो देख सकते हैं कि A का वैल्यू है वो है 2 का मल्टीपल, यानी कि समझ लेते हैं 2x। और B का भी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो हम समझ लेते हैं कि 3x। तो अब A का वैल्यू है 2x, B का वैल्यू है 3x, तो इन दोनों को मिलाकर हमें होता है 5x। ये है A और B को मिलाकर टोटल। सो इस टोटल को यहाँ पे गिवन दिया गया ऑलरेडी, यानी कि मेरा मतलब ये है कि 5x का वैल्यू ही 25 है। सो x का वैल्यू होता है 5, x का वैल्यू होता है 5। सो इसका मतलब A का कितना वैल्यू है 2x, यानी कि 2 × 5 यानी कि 10। और B का कितना वैल्यू है सिमिलर प्रोसेस में 3 × 5 यानी कि 15। इसका मतलब x यहाँ पे क्या है, x यहाँ पे एक रेशियो कितना है, एक रेशियो और 1 पार्ट, कोई भी आप बता सकते हैं एक पार्ट का वैल्यू कितना है ना। सो इसको अगर एक और तरीके से देखें तो हम देख सकते हैं कि 2:3 यहाँ पे दिया गया है A और B का वैल्यू, A और B का जो रेशियो है। और इन दोनों को मिलाकर जो टोटल रेशियो है इसका 2 पार्ट्स, इसका 3 पार्ट्स, यानी कि यहाँ पे टोटल 5 पार्ट्स दिया गया है ना। ओके। और ए और बी को मिलाकर टोटल वैल्यू जो है वो है 25, यानी कि 5 पार्ट्स का वैल्यू ही 25 है। सो वन पार्ट का वैल्यू कितना पड़ेगा 5 ही होगा। हाँ, 25 से 5 कैंसिल आउट होगा, 5 होगा वन पार्ट का वैल्यू। तो अगर वन पार्ट या फिर वन रेशियो वैल्यू अगर 5 है तो ए का वैल्यू रहता है 2, 2 रेशियो। तो इसका मतलब ए का पर्टिकुलर वैल्यू क्या है 2 पार्ट है, यानी कि 2 × 5। और बी का पर्टिकुलर वैल्यू क्या है 3 × 5, यानी कि ये है 10 या है 50। समझ में आया है शॉर्टकट प्रोसेस? ठीक है, ये है बेसिक्स, एक तरफ है बेसिक्स और दूसरी तरफ है शॉर्टकट। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, देख लो। इन ईयर रवि अर्न्स 3,60,000 and paid rupees 24,000 as income tax. Find the ratio of his number A is income to income tax, and next income tax to income after paying income tax. ओके, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इनकम कितना है। एक्चुअल इनकम है 3,60,000। ओके, और टैक्स कितना है 24,000। सो आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स के बाद इनकम कितना बचता है, सो इनकम आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स। तो टोटल इनकम है उसमें से हम टैक्स को माइनस कर देंगे ना।
गॉट इट। अब बारी आते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। नंबर ए में बोला गया है किस किस के रेशियो निकालना पड़ेगा, इनकम के और इनकम टैक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम इज टू इनकम टैक्स। सो इनकम जो है वो है 3,60,000 और इनकम टैक्स में है 24,000। सो नेक्स्ट लाइन में ये तीनों जीरो जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। और एक और बात ध्यान में रखना कि रेशियो में हम इस तरह से कैंसल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि कैंसल आउट होगा, लेकिन हम वो ऐसे दिखा नहीं सकते, हमें बाद में वो कैलकुलेशन करके लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा 24। उसके बाद एक और बार 6 से काटते हैं, 60 एंड 4। एक और बार करते हैं 15 एंड 1, 4 से डिविजिबल है तो समझ में आया। नेक्स्ट बी में बोला गया है इनकम टैक्स से इनकम आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स, उसका रेशियो निकालना पड़ेगा। सो हम बी में करेंगे, ये इनकम और ये है इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स। सो इनकम का पार्ट कितना है 360 एंड इनकम से पहले कितना है 336,000। तो तीनों जीरो सबसे पहले गायब। सो 360 336, अब दोनों तरफ 3 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है ना। सो 6 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 60, ये होगा 5 6 30 6 56। एक और बार 4 से 15 40। सो 15:14 और कोई कॉमन डिवीजन है। सो हमारा जो रेशियो जो है वो अभी आया 15:14। गॉट इट। ये इनकम और इनकम आफ्टर पेइंग टैक्स के बीच का रेशियो है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ 5 पैसा टू 25 पैसा इज सेम एज रेशियो ऑफ 20 पैसा टू व्हाट। यानी कि हम समझ लेते हैं द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स। जो रिक्वायर्ड जो वैल्यू जो है वो है एक्स पैसा। सो इधर 5 पैसा से 25 पैसा यानी कि 5:25 जिसका वैल्यू है वो सेम एज यानी कि इक्वल टू। सो 20 पैसा यानी कि 20 x पैसा यानी कि x से इक्वल है। अब हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये सेम है इसलिए यहाँ पे मैंने बीच में इक्वल दिया। तो इसका वैल्यू है 5/25 और इसका वैल्यू है 20/x। सो x का वैल्यू जो है वो x यहाँ पे इस तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे होगा 20 × 25 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 100। सो 20 पैसा किससे रेशियो होगा यहाँ पे 100 पैसा भी लिख सकते हो या फिर ₹1 भी लिख सकते हो, एक ही बात। मतलब 5 पैसा और 25 पैसे के बीच का जो रेशियो है वो 20 पैसा और 100 पैसा या फिर ₹1 के बीच में सेम रेशियो ही है, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, an office opens at 9 a.m. and closes at 5:30 p.m. with a lunch break of 30 minutes. Perfect. So what is the ratio of lunch break to the total period in the office? समझ लेते हैं सबसे पहले टोटल पीरियड कितना है। सो 9 AM से 5:30 PM तक है ना। सो 9 AM से 12 PM कितना होता है 3 आवर्स। ओके, सो 12 PM से 5:30 मतलब वहां पे 5 आवर 30 मिनट यानी कि टोटल 8 आवर 30 मिनट है तो टाइम पीरियड है। तो हमने मैंने पहले ही बोला था कि अब रेशियो निकालना पड़ेगा तो हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो लंच ब्रेक जो है
लंच ब्रेक जो है वो पूरी तरह से मिनट में है, तो हमें इस टोटल पीरियड को भी पूरी तरह से मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है 8 into 60 प्लस 30, यानी कि 480 प्लस 30, यानी कि 510 ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लंच ब्रेक टू टोटल पीरियड ऑफ ऑफिस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा लंच ब्रेक, उसके बाद रेशियो सिंबल, उसके बाद होगा टोटल पीरियड और वैल्यू पुट करना पड़ेगा। लंच ब्रेक कितना है 30 मिनट और टोटल पीरियड कितने का है 510 का। सबसे पहले 0 0 यहाँ से हट जाएगा और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 17, ठीक है, और कोई तो डिविजिबल नहीं होगा। ओके, दिस इज द आंसर, समझ आया। नेक्स्ट, चिन्मय visited Chopati at Mumbai on a holiday. He observed that the ratio of North Indian food stalls to South Indian food stalls is 5:4. If the total number of food stalls is 117, so find the नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड स्टॉल्स। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, एक है शॉर्टकट मेथड और एक है ट्रेडिशन मेथड। हम सबसे पहले ट्रेडिशन मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन के बीच का जो रेशियो है वो है 5:4। सो लेट नॉर्थ इंडियन फूड स्टॉल है 5x और साउथ इंडियन जो फूड स्टॉल है वो है 4x, समझ में आया। सो टोटल फूड स्टॉल कितना होगा, यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों रेशियो का टोटल वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, ये दोनों रेशियो का टोटल वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो इसीलिए हम सबसे पहले टोटल में जा रहे हैं। तो 5x प्लस 4x यानी कि 9x। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस 9x का वैल्यू तो यहाँ पे दिया गया है 117, है ना। सो इसका वैल्यू कितना है 117/9। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे डिविजिबिलिटी होगा 30। सो एक्स का वैल्यू है वो है 30। सो अगर एक्स का वैल्यू 13 है तो साउथ नॉर्थ इंडियन का वैल्यू कितना होगा और साउथ इंडियन का वैल्यू कितना होगा वो हम आसानी से बता सकते हैं। सो नॉर्थ इंडियन फूड स्टॉल है 5 into 13 यानी कि 65 और साउथ इंडिया जो फूड स्टॉल है वो है 4 into 13 यानी 52। इतना समझ में आया। अब बारी आती है शॉर्टकट मेथड। अगर इस प्रॉब्लम को किसी भी एमसीक्यू में आया गया तो एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं दे सकते या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसके हिसाब से हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया गया है, ओके, नॉर्थ, यहाँ पे दिया गया है साउथ। नॉर्थ का वैल्यू है 5 और साउथ का जो रेशियो पार्ट है वो है 4, तो 5:4। इतना समझ में आया। अब इन दोनों का जो टोटल रेशियो है वो कितना है 9 पार्ट्स, ठीक है। उस 9 पार्ट्स का वैल्यू ही दिया गया है 117। सो 1 पार्ट का कितना वैल्यू होगा 117/9 यानी कि 30। सो नॉर्थ इंडियन का वैल्यू कितना होगा 13:5, 13 into 5 और साउथ का कितना वैल्यू होगा 13 into 4 यानी कि इसका वैल्यू है 65, इसका वैल्यू है 52। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम।
At the parking stand of Ramlila ground, Karthik counted that there are 115 cycles, okay, 72 scooters and 45 bikes. So find the ratio of the number of cycles to the total number of vehicles. Okay. सबसे पहले समझते हैं कि साइकिल कितना है, वो है 115। ओके। नेक्स्ट, स्कूटर कितना है, कितने सारे हैं, 75। और नेक्स्ट, बाइक्स कितने सारे हैं, 45। सो टोटल व्हीकल कितना है, 115 प्लस 75 प्लस 45, 120 टू 35। ओके, तो हमें किसका रेशियो निकालना पड़ेगा, साइकिल से टोटल व्हीकल का। सो अब हम करेंगे साइकिल्स टू टोटल व्हीकल। साइकिल कितना है, 115 और टोटल व्हीकल कितना है, 235। दोनों में 5 से डिविजिबल होगा, या फिर हम आसानी से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकेंगे, जैसे कि हमें पता है। ओके, 5 से डिविजिबिलिटी होगा 5 2 3 5 4 7। सो हमारा आंसर जो है वो है 23:7। ये है हमारा रेशियो। तो आई होप तुम सबको ये अच्छा लगा ये वीडियो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।